नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड नेट और कॉलेज लेक्चरर के लिए ज्योग्राफी, जिसकी शुरुआत हमने करी है एनसीईआरटी 9th क्लास से। 9th 10th 11th 12th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ के फिर हम अपने नोट्स वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 भारत के भौतिक स्वरूप। इसमें सबसे पहले हमने भारत को कितने भौगोलिक विभागों में बांटा गया है वो पढ़े, जिसमें 6 भौगोलिक विभागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। और इसमें हमने हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है वो शुरू कर दिया था। हिमालय सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है, 2400 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई इसकी कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक फैली है। इसकी जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है उसे महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। सतत श्रृंखला मतलब लगातार फैली हुई है, 6000 मीटर से भी ऊंची है। मतलब सबसे ऊंची जो हमारी श्रृंखला है वही हिमालय की यही वाली है। हिमालय की चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू। और भारत में बात करें तो माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा और फिर है हमारी नंगा पर्वत और फिर नंदा देवी। ठीक है, और हिमालय का ये जो भाग है ऊपर वाला, यह ग्रेनाइट से बना हुआ है, हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। दूसरा जो हिमालय के मध्य, जिसे हम बोलते हैं हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, यह 3700 से 4500 मीटर तक फैला हुआ है। औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर तक है। और यह श्रृंखला कश्मीर में कश्मीर घाटी कहलाती है। हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ इसी क्षेत्र में स्थित है। और हिमालय की जो सबसे निचली श्रृंखला है उसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी और 900 से 1100 मीटर के बीच इसकी लंबाई है। और इसमें दोस्तों निम्न हिमालय मतलब मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें दून के नाम से जानते हैं, जैसे कि देहरादून, कौलिकोट दून और पाटली दून। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था शायद, इससे आगे हमें आज पढ़ना है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व, अब ये तो जैसे हमने हिमालय का जो मतलब बंटवारा किया है वो इस तरह से किया है 1 2 3, ये तो हमने उत्तर दक्षिण की तरफ से बंटवारा कर दिया। अब हम ऐसे बांटेंगे हिमालय को, है ना, मतलब क्षेत्रों के आधार पर हिमालय को कैसे बांटा जाता है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व के आधार पर स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी की घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच स्थित क्षेत्र, हिमालय के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये कह रहा है कि सिंधु से लेकर सतलज तक, देखो शुरुआत हिमालय की सिंधु नदी से हो रही थी जो यहाँ तक जा रहा है, और सतलज नदी यहाँ से आ रही है। तो सिंधु से सतलज तक हम इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं, अथवा इसे कश्मीर में कश्मीर हिमालय और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा सतलज से काली नदी के बीच स्थित क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय। तो दोस्तों काली नदी नेपाल से निकल कर आती है, तो यहाँ सतलज यहाँ तक आ गई, और सतलज से काली नदी तक का क्षेत्र है जो है ये वाला क्या कहलाता है, कुमाऊं हिमालय कहलाता है। इसके अलावा काली से तिस्ता नदी नेपाल हिमालय, और तिस्ता से दिहांग नदी असम हिमालय। तिस्ता नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो यहाँ पे काली नदी आ गई और यहाँ पे आती है तिस्ता नदी। तो ये वाला हिमालय कौन सा हिमालय कहलाता है और ये वाला हिमालय कौन सा हिमालय कहलाता है, मतलब तिस्ता से लेकर लास्ट अपना ब्रह्मपुत्र। देखो 4 विभाग कर दिए। सबसे पहले तो यहाँ सतलज सिंधु से लेकर सतलज तक का भाग, ये तो क्या कहलाता था, सिंधु से लेकर सतलज तक का क्षेत्र तो कहलाता था सबसे पहले पंजाब हिमालय, अथवा इसे हम कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। फिर सतलज से काली नदी वाला क्षेत्र कुमाऊं हिमालय, फिर काली से तिस्ता नदी वाला नेपाल हिमालय, और फिर तिस्ता से दिहांग नदी, दिहांग भी जो हमारी ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है, असम हिमालय का सीमांकन करती है। अर्थात लास्ट वाले जो हिमालय का नाम है वह है असम हिमालय। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी पता कीजिए, क्षेत्रों में हिमालय को क्या बोलते हैं वह भी हम जान सकते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ये कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय का सबसे पश्चिमतम मोड़ है। यहाँ पे
यहाँ पे मतलब हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे यहाँ पे खड्डे के द्वारा प्रवेश करती है। ये देखो सांगपो नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, और ऐसे प्रवेश कर रही है तो ये एक महाखड्ड बनाती है। इस खड्ड के पश्चात हिमालय पहले तो यूं जा रहा था, दिशा यूं थी, इस खड्ड के पश्चात हिमालय यूं नीचे की ओर अग्रसर हो जाता है, ये हिमालय की दिशा हो जाती है। ये चीज़ यह बता रहा है कि देखो इसमें लिखा है तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ में फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल पहाड़ी या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैलों की बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों देखो हिमालय इतनी देर तो ऐसे चला है, ठीक है। अब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ भारत में प्रवेश कर रही है, एक महाखड्ड बनाती हुई प्रवेश करती है। इस खड्ड के पश्चात जो हिमालय है उसकी दिशा ये हो गई। हमारी जो पूर्वांचल वाली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ इसको पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे इनका नाम है नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, पटकोई पहाड़ी, बूम पहाड़ी। ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ये सभी किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। हमारा हिमालय पूरा हुआ। हिमालय के बारे में आई थिंक मोटी मोटी सारी चीज़ें हमको पता चल गई होंगी। अब हम चलते हैं उत्तर के विशाल मैदान की तरफ, जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश है। उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखो ये लिखा हुआ उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ से लेकर ये वाला जो सारा है ये उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है, ठीक है। तो ये स्थिति आप देख सकते हो। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसके सहायक नदियों से बना हुआ है। उत्तर के मैदान दोस्तों नदी द्वारा ही बना हुआ है, नदियों द्वारा बना हुआ है। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जो नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ पानी के साथ, बाढ़ के साथ बहाकर जो नई मिट्टी लेके आती है वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, और इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। यह मैदान 2400 किलोमीटर की लंबाई में और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक उत्पादित क्षेत्र है। दोस्तों इस मैदान की विशेषता देखो, सबसे पहले तो ये क्या है? 3 नदी तंत्र। यहाँ से जाती है सिंधु, और सिंधु की सहायक नदियाँ जैसे झेलम, रावी, सतलज, चिनाब, व्यास, ये सारी नदियाँ जो ऐसे आती हैं, कुछ तो हिस्सा तो ये बनाती हैं। बाकी मेन हिस्सा जो है ये देखो गंगा नदी, और गंगा के सहायक यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी, ये सारी बना रही हैं। और कुछ इस हिस्सा ये वाली ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियाँ बना रही है। तो 3 नदियों के द्वारा बना हुआ है। बना किससे? नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब नदियाँ पहले हिमालय बना, और हिमालय से जो नदियाँ नीचे उतर उतर कर आती हैं, तो हिमालय के बनने के पश्चात जब मिट्टियाँ गिरिपाद में, गिरिपाद क्या होता है? पर्वत की तलहटी में जलोढ़ों का जमाव करती गई, उससे इस मैदान का निर्माण हुआ। तो बिकॉज ऑफ बहुत सारी नदियाँ हैं और जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यह क्षेत्र हमारे देश का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। आप देख सकते हो यहीं पे हमारे सारे महत्वपूर्ण जनसंख्या वाले जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये पश्चिमी बंगाल है ना, ये सारे, और अपना जो दिल्ली हो गया, ये सभी महत्वपूर्ण जो सघन बसे प्रदेश हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र एक तो बहुत उपजाऊ है, पानी के लिए नदियाँ बहुत सारी हैं, है ना, और बहुत ही अच्छी जलवायु भी यहाँ पे पाई जाती है। इस वजह से हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है हमारा सघनतम बसा हुआ क्षेत्र है, साथ ही साथ हमारा सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। जलवायु बहुत सही है यहाँ की। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हुई हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है, और ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, और इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। ये कह रहा है दोस्तों, जब नदी पर्वत से उतरती है तो यहाँ पे तो देखो पानी बहुत ज़्यादा होता है,
जब नदी अपने गिरिपाद में आती है, मतलब नीचे की तरफ आती है, तो बहुत सारे तो देखो अपने साथ जलोढ़क लेके आती है। जलोढ़क मतलब अवसाद जो है बहुत सारा लेके आती है, और नीचे आते आते ढाल कम हो जाता है। तो नदी के साथ ढाल कम हो गया, पानी कम हो गया, और साथ ही अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब ये गिरिपाद में आती है तो कई सारी वितरिकाओं में, मतलब नदी कई शाखाओं में बट जाती है, ऐसे छोटी छोटी धाराएं बन जाती है पानी की, है ना। तो यह क्या करती है, नदी कई सारी वितरिकाओं में बट जाती है। यहाँ देखो, दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। आपने बहुत बार सुना होगा कि उत्तर के विशाल मैदान में दो आब पाए जाते हैं। तो दो आब क्या होता है, दो मतलब दो, आब मतलब पानी। तो दो नदियों के बीच का जो स्थान है वह क्या कहलाता है, दो आब कहलाता है। दो आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पंज मतलब पांच, और आब मतलब पानी। तो पांच नदियों के क्षेत्र है पंजाब में, पांच नदियां पाई जाती है, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। उत्तर के मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान कहा जाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है, तथा सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं, और इस मैदान में के इस भाग में दो आबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या कह रहा है कि उत्तर का विशाल मैदान है, इसे तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो देखो, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा जो भी क्षेत्र बनाया गया है, इसे तो कहते हैं पंजाब का मैदान या सिंधु का मैदान। ये वाला क्षेत्र जो हो जाएगा मेन रूप से ये, है ना, ये क्या हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों सिंधु और सिंधु की पांच सहायक नदियां झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज, है ना, इनसे यह निर्मित मैदान है। लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में आता है, क्योंकि सिंधु, ये नदियाँ कश्मीर से, मतलब हिमालय से निकलकर, सारी नदियाँ हिमालय से निकल कर आ रही है, हिमालय से निकलकर यह पाकिस्तान में चली जाती है, सारी नदियाँ भारत में बहती हुई, है ना। तो इस मैदान का तो बहुत सारा हिस्सा कहाँ चला जाता है, इस मैदान का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। गंगा के मैदान, और इस मैदान में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि पांच नदियां हैं, और पांच नदियों के बीच में बहुत सारे दोआब, जैसे रावी और चिनाब के बीच में दोआब पाया जाएगा, व्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब पाया जाता है, रावी, चिनाब और झेलम के बीच में रचना दोआब पाया जाता है। इसलिए अलग अलग बहुत सारे दोआब इस मैदान में पाए जाते हैं। गंगा मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। तो हमने तीन मैदान पढ़े। सबसे पहले पंजाब का मैदान तो आपको पता चले गया, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, तो ये वाला तो पंजाब का मैदान हो जाएगा। फिर दूसरा गंगा का मैदान, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा मोस्टली कहाँ पे, जैसे पश्चिमी बंगाल आ गया, है ना, और यूपी आ गया, बिहार आ गया, एमपी का उत्तरी भाग आ गया, राजस्थान का पश्चिमी भाग आ गया, इन क्षेत्रों में कौन सा गंगा का मैदान फैला हुआ। और तीसरा मतलब असम का मैदान, तो असम का मैदान ब्रह्मपुत्र वाली क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। उत्तर के मैदान नाम से ही क्या पता चलता है कि समतल स्थल होगा भाई, कोई उच्चावच नहीं पाए जाएंगे, मतलब पर्वत पठार नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यह सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको हमने मैदान बोल दिया तो यह बिल्कुल ही समतल है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विविधता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये जो चार भाग बताएगा उत्तरी मैदान के, नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर कहते हैं, और सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं पुनः निकल आती हैं। यह नम और दलदली क्षेत्र होता है जिसे तराई कहते हैं। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के पश्चात पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया, और इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क। तो देखो अभी इसने इस पैराग्राफ में क्या कहा, कुछ समझ में आया क्या, मैं समझाती हूँ। देखो हमने ऐसे ऐसे भारत पढ़ा, ठीक है। ये हमारा हिमाद्री हिमालय सबसे ऊंचा वाला, ये हमारा मध्य हिमालय, और ये हमारा शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये हमने बार बार बात करी, यहाँ से नदियाँ निकलकर यहाँ पे वितरिकाओं में बट जाती है ना, हर जगह यहाँ से नदियाँ निकलकर यहाँ से वितरिकाओं में बट जाती है। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले जब नदी ऊपर से उतर कर नीचे
आती है तो क्योंकि बहुत सारे अवसाद अपने साथ ले आती है, ठीक है। और अवसाद लेके आती है तो यहाँ पे शिवालिक के जस्ट नीचे चौड़ाई कितनी 8 से 16 किलोमीटर के क्षेत्र में ये नदियाँ जो अपने साथ में कंकड़, पत्थर, मिट्टी और गाद लेके आती है उसका निक्षेप करती हैं। तो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी बना देती है जिसे हमने क्या कहा, भाबर। क्या कहा, भाबर। और ये नदियाँ खुद इसमें विलुप्त हो जाती है और ऊपर से हमें सिर्फ क्या दिखेगा, जैसे कि बस कंकर पत्थर और मतलब बजरी रेत ये यहाँ पे जमी हुई है, नदियाँ खुद इसके नीचे विलुप्त हो जाती है, वो होता है भाबर। अब भाबर के आगे उतना ही 10-15 किलोमीटर के क्षेत्र में ये जो नदियाँ विलुप्त हो गई थी ये वापस वितरिकाओं के रूप में, पतली पतली नालियों के रूप में धरातल पे दिखने लगती हैं और यहाँ पे एक दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती है भाबर के जस्ट आगे वही 10-15 किलोमीटर में। इसे हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र जब पाकिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी आए थे ना, तो क्योंकि तराई क्षेत्र में पानी की बहुत सारी छोटी छोटी नालियाँ पाई जाती हैं इसलिए घने जंगलों का क्षेत्र बन गया था। तो लेकिन जब शरणार्थी आए तो जंगलों को कृषि के लिए काट लिया गया और उन्हें यहाँ पे बसाया गया था। दूधवा नेशनल पार्क भी इसी तराई क्षेत्र में स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, दूधवा नेशनल पार्क की स्थिति आप देख सकते हो उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ों का बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस बाग को भाबर के नाम से भांगर नहीं, इसे बांगर भी आप लिख सकते हो। वो है भाबर और ये है बांगर, ठीक है। इस मैदान को बांगर के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में हम कंकड़, मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में हम कंकड़ कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं तथा इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। दोस्तों भाबर और तराई आपको समझ में आ गया होगा। भाबर शिवालिक के जस्ट नीचे जहाँ नदियाँ अवसादकों का जमाव करती हैं और खुद विलुप्त हो जाती है उनके नीचे, और तराई भाबर के जस्ट आगे वाला क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः धरातल पे वितरिकाओं के रूप में दिखती हैं। और आज गन्ना उत्पादन की दृष्टि से तराई क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन बांगर और खादर अब जो नाम आए हैं ये इनसे बिल्कुल अलग है। बांगर क्या होता है, नदियाँ जैसे अपने साथ में क्या लेके आती हैं, अपने साथ में जैसे कि नदियों से प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, ठीक है। तो बाढ़ आती है जिस क्षेत्र में नदी की बाढ़ प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाती है ना, प्रतिवर्ष नदी की बाढ़ नहीं पहुंच पाती है उसे तो कहते हैं बांगर। मतलब नदियों का नया पानी, नई मिट्टी प्रतिवर्ष नहीं आ पा रही है। और वह क्षेत्र जहां तक नदियों की बाढ़ प्रतिवर्ष पहुंच पा रही है उसे क्या कहते हैं, हम खादर कहते हैं। जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आ रही है उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो ये लिखा है नदियों के बाढ़ वाले मैदानी भाग के ऊपर स्थित क्षेत्र, मतलब जहाँ मैदान वह भाग जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा उस क्षेत्र को बांगर के नाम से जाना जाता है। और इसमें मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब मृदा पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है। बांगर वाले क्षेत्र को ही कंकड़ कहा जाता है। और बाढ़ वाले मैदान जहाँ पे मतलब बाढ़ पहुँचती है उसे हम खादर कहते हैं। और इसका लगभग प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण हो जाता है। तो देखो ये हमारा शिवालिक हिमालय के नीचे क्या बनाया हमने, भाबर। क्या बनाया, भाबर। भाबर के नीचे क्या बनाएंगे, तराई। क्या बनाएंगे, तराई। और तराई के यूं मान लो तराई के नीचे पाया जाता है खादर। खादर में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। और खादर के नीचे पाया जाता है बांगर। बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, चूनेदार मिट्टी पाई जाती है। आप यूँ इसे याद कर सकते हो, बांगर मतलब बंदर, और बंदर क्या पानी में रहते हैं, क्या नहीं रहते, इसलिए मतलब बांगर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और बांगर का जस्ट उल्टा है खादर, खादर में पानी पहुंच जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उत्तर का विशाल मैदान पूरा हो गया, 19 मिनट का वीडियो हो गया, आपका बड़ा लंबा लगेगा। बाकी के जो मैदान हैं, बाकी के जो प्रदेश हैं हम कल पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप अपने कमेंट और लाइक डिसलाइक जो भी आप मतलब सजेशन चाहते हैं वो अपना ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।